Good afternoon, students. Welcome to all of you in the Parth Learning Hub में आप सभी का स्वागत है। मैं नमन कुमार झा। आज क्लास 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका हेडिंग है इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया के साइज के बारे में, साथ ही साथ वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में, वर्ल्ड के दृष्टिकोण में इंडिया का पोजीशन कहाँ है, लोकेशन क्या है। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसको समझते हैं क्या बताता है ये चैप्टर। जैसा कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है, इंडिया इज one of the ancient civilization of the world. It has achieved multi-phase socio-economic progress during the last 5 decades. यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया जो है पूरे विश्व का जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता है इंडिया का। It has achieved multi-phase socio-economic progress during the last 5 decades. यानी पिछले 5 दशक में, अर्थात जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब से बताया जा रहा है कि इसने कई तरह की उपलब्धियां प्राप्त कर ली है, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो या जीवन के दूसरे फील्ड हो। यहाँ बताया जा रहा है कि इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस। यहाँ बताया जा रहा है कि इसकी इतना ही नहीं, सोशियो इकोनॉमिक में डेवलपमेंट तो इसने किया ही, साथ ही बता रहा है कि इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सारी चीजों में इसने डेवलपमेंट किया, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, जहाँ कृषि ही इनकम का सबसे बड़ा माध्यम है। यहाँ पे बताया जाता है या सर्टेन है, निश्चित रूप से यहाँ है कि भारत के 60% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और यहाँ का इनकम का एक मुख्य साधन जिसको हम लोग कह सकते हैं, मीडियम कह सकते हैं, वो है आपका एग्रीकल्चर। नेक्स्ट लाइन में हम लोग समझते हैं कि इंडिया हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडिया सेल्फ तो डेवलपमेंट किया ही, साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड को भी डेवलप करने में इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यही कारण है कि इंडिया को विश्व का गुरु कहा जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व के इतिहास को बनाने में भी इंडिया ने अपना एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाया, कंट्रीब्यूशन किया है। अब आइए इंडिया के लोकेशन के बारे में समझते हैं। जैसे कि लोकेशन आपको यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, लोकेशन के बारे में समझते हैं। क्या बताया जा रहा है कि इंडिया हैज भास्ट कंट्री। इंडिया इज अ भास्ट कंट्री। इंडिया एक विशाल देश है, लाइंग एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ and longitude 68 degree 7 east and 97 degree 25 minute east। ये आपको बताया गया लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में यहाँ पे बताया है। जैसा कि आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। तो लैटिट्यूड वह लाइनें हैं, ग्लोब पे खींची गई वह लाइनें, एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ टू साउथ खींची गई है, यह लेटा हुआ है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह हॉरिजॉन्टल है। तो बताया जा रहा है कि इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। आपको पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है और दोनों को कौन डिवाइड करती है? एक जो इक्वेटर है जो पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा जो एक साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया का पोजीशन क्या है, इंडिया का लोकेशन क्या है वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में? यह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। जैसा कि मैंने अपने लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सिस के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया। लैटिट्यूड के बारे में मैंने बताया कि आपको नॉर्थ से साउथ तरफ जो खींची गई है लाइन है वो लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड जो ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ लाइन खींची गई है जो वर्टिकल वे में है आपके ग्लोब पे, वहां जो है आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है।
तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है, जरा उसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। लैटिट्यूड है जो वो किसी कंट्री के, किसी प्लेस के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताता है। वही जो है आपका लॉन्गिट्यूड है, आपको किसी कंट्री के, किसी प्लेस के बारे में बताता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में आप देख सकते हैं, ये लैटिट्यूड के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये जो आपको बीचों बीच लाइन खींची गई है, ये आपका जो है लॉन्गिट्यूड है। ऊपर से नीचे जो लाइन खींची गई है वो आपको वर्टिकल वे में आपको दिखाया जा रहा है ना। और ये जो आपको लेटा हुआ लाइन यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है यहाँ पे, वो जो आपका क्या है, लैटिट्यूड है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह की लाइनें होती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड से किसी जगह के टाइम के बारे में पता करते हैं, और लैटिट्यूड से है किसी जगह के लोकेशन के बारे में पता करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब हम साइज के बारे में पढ़ेंगे, क्या साइज है इंडिया का। बता रहा है द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। यानी बता रहा है कि पूरे विश्व का यहाँ मात्र 2.4% है, और इसका खुद का जो एरिया है वो है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको हमारा उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया को यहाँ शो किया गया है। यहाँ पे फ्रॉम फिगर 1.2 आपको मैंने दिखाया है। इसमें इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एरिया के दृष्टिकोण से यदि समझा जाए तो भारत का पोजीशन जो है पूरे विश्व में 7वां है। सबसे बड़ा जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि आपको 1.2 के बारे में यहाँ बताया गया है। फर्स्ट में आपका रशिया है, आपका सेकंड में कनाडा है, थर्ड में यूएसए है, और फोर्थ में आपका चाइना है, फिफ्थ में ब्राजील है, और सिक्स्थ में ऑस्ट्रेलिया है, और लास्ट में आपके यहाँ पे 7th पोजीशन में आपको दिखाया जा रहा है इंडिया। ये आपके वर्ल्ड के एरिया के बारे में, एरिया जो है स्क्वायर किलोमीटर में आपको बताया गया है। यहाँ पे रशिया के बारे में आप देख सकते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड का जो एरिया उसका 17.09 है। कनाडा का है 9.98, और यूएसए का है 9.83, चाइना का है 9.60, ब्राजील का है 8.51, ऑस्ट्रेलिया का है 7.69, और इंडिया का है 3.28। ये आपको एरिया के व्यू से मैंने आपको बताया। इंडिया का पोजीशन आपका 7th है। उसके बारे में बता रहा है कि इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 1500-200 किलोमीटर। ये आपको बता रहा है 15,200 किलोमीटर, सॉरी 15,200 किलोमीटर यहाँ पे मेंशन है। इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। यहाँ पे बताया जा रहा है। ये आपको कोस्ट लाइन को इंक्लूड करके बताया जा रहा है। जैसे कि आपको आगे बताया जाएगा कि इंडिया में जो है 2 टाइप्स के आइलैंड ग्रुप हैं। आपका एक लक्षद्वीप है और दूसरा है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार है। तो यहाँ पे बता रहा है कि कोस्ट लाइन यदि हम स्टडी करें कोस्ट लाइन के बारे में, तो उसमें बता रहा है कि 7,516.6 किलोमीटर आपका है कोस्ट लाइन। उसके बाद बताया जा रहा है, आपको ये पता चल गया कि इंडिया का जो है वो बाउंड्री जो है लैंड बाउंड्री के कितना है 15,200 किलोमीटर, जबकि आप यदि कोस्ट लाइन को इंक्लूड करें, बात करें कोस्ट लाइन की बात करें तो 7,560.6 किलोमीटर है, जिसमें आपको लक्षद्वीप को भी शामिल किया गया है और अंडमान निकोबार आइलैंड को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम चलते हैं। उसमें बताया जा रहा है कि इंडिया इज बाउंडेड बाय द योंगफोल्ड माउंटेन इन नॉर्थ वेस्ट। क्या बताया जा रहा है कि नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक एक माउंटेन से घिरा हुआ है इंडिया, जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं। वह एक योंगफोल्ड माउंटेन है। अब यहाँ पे समझना होगा कि योंगफोल्ड माउंटेन क्या है, कि ये योंग इसको इसलिए बोलते हैं हिमालय को क्योंकि दिन प्रतिदिन हिमालय की लंबाई जो है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका पोजीशन जो है नॉर्थ में है एंड नॉर्थ ईस्ट में है। देखिए दो तरह से बता रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में भी है और नॉर्थ ईस्ट में भी, यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि साउथ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इस हिमालय का, उसमें बताया जा रहा है कि 22 डिग्री नॉर्थ में है। इट बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। ये ऊपर है यानी इंडिया के टॉप मोस्ट पे है, यानी नॉर्दर्न पार्ट में है। और इंडिया का जो विस्तार है उसके बारे में बता रहा है कि इट बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। ये इंडियन ओशियन तक इंडिया का
विस्तार चल रहा है, यानी नॉर्थ में इसका माउंटेन है और साउथ में आपका इंडियन ओशियन जो है इसका बाउंड्री है, टैपर एंड एक्सटेंड टू इंडियन ओशियन। इसके अलावा बता रहा है कि डिवाइडेड इनटू टू सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये जो है अरेबियन सी और वेस्ट में आपका जो है आपका अरेबियन सी है और ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है। आइए इसके फिगर के माध्यम से हम समझते हैं, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर के माध्यम से जरा समझ लेते हैं इन चित्रों को। यहाँ पे भी बताया मैंने कि आपको नॉर्थ ईस्ट में आपका क्या है, ये सारा जो एरिया है, ये जो सारा एरिया है आपका वो सब माउंटेन है नॉर्थ ईस्ट में। इसके अलावा ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट वो जो है आपका माउंटेन है। इसके अलावा आपको नॉर्थ ईस्ट में आप आते हैं, ये सारा कवर है, हालांकि ये सब हम लोग चाइना की तरफ चले जा रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लियर वे में नहीं आ पा रहा है। ये सारा एरिया जो है आपको माउंटेन से घिरा हुआ है। इसके अलावा क्या बताया है यहाँ पे कि इंडिया की जो विस्तार है साउथ में आपका इंडियन ओशियन तक है, ये जो आपका इंडियन ओशियन है, ये आपका ये क्या है, इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन जो है तीन इसके सब ब्रांच के रूप में आपको यहाँ पे क्या है, ये बे ऑफ बंगाल है वेस्ट में, और यहाँ पे आपका जो है ये है आपका ये जो आपका अरेबियन सी है यहाँ पे वेस्ट में, और यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आप समझ सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अंडमान एंड निकोबार की चर्चा किया था, 2 आइलैंड ग्रुप है यहाँ पे। ये जो आपका अंडमान निकोबार है ये आपका ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में है, जहां तक कि अब ये जो बात है ये लक्षद्वीप है, ये आपका किधर है, अरेबियन सी में है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगले पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। यहां तक हम लोग पढ़े थे। Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री। ये लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है ये 30 डिग्री तक आपको एक्सटेंड किया बढ़ा है। Despite this fact, the east-west extent appears smaller than the north-south extent। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है, ये फिगर में जरा सा एक बार हम लोग वहीं पहुंचते हैं जहाँ पे एक बार देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि ये आपका वेस्ट है और वेस्ट से लेकर के साउथ तक का ये ईस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉलर है कंपेयर टू नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ टू साउथ जो आपका लाइन खींची गई है, ये जो यहाँ से लाइन खींची गई है उसके कंपेरिजन में आपका वेस्ट टू ईस्ट जो लाइन यहाँ पे खींची गई है वो क्या है, स्मॉलर है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है। डिस्टेंस की जहां तक की बात करें तो ये जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ लाइन जो खींची गई उसका जो डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर, जबकि आपका नॉर्थ से साउथ में जो लाइन खींची गई है उसका जो लेंथ है वो 3214 किलोमीटर। आइए फिर से एक बार हम लोग उसी पैराग्राफ पे चलते हैं जहां से हम लोग को आगे पढ़ना है। करेक्ट, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इंडिया का जो नॉर्थ मोस्ट स्टेट है वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर, साउथ मोस्ट स्टेट है वो आपका तमिलनाडु, उसी तरह से वेस्ट मोस्ट स्टेट जो है आपका गुजरात है, और ईस्ट मोस्ट स्टेट जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि ये अंडरलाइन किया हुआ है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। क्वेश्चन आता भी है what is the time lag, what is the difference of time lag between Gujarat and Arunachal Pradesh, तो वो 2 hours का डिफरेंस है। Do you know why this happens? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो आपका वेस्ट गुजरात का और अरुणाचल प्रदेश का वो डिफरेंट है, जिसके कारण टाइमिंग में भी आपको डिफरेंस आ जाता है। बताया जा रहा है आगे कि hence time along the standard meridian of Indian 82 degree and 30 minutes east passing through मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। अब लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडर्ड मेरिडियन है क्या, समझ लीजिए। ये एक लाइन खींची गई है जो ग्रीनविच से होकर के आती है। ग्रीनविच का है, लंदन में है, और पूरे विश्व को कवर करती है। तो यह इंडिया में मिर्जापुर से होकर गुजरती है जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उसी के द्वारा पूरे विश्व का टाइम का निर्धारण होता है। जो ग्रीनविच में है, जो 0 डिग्री है, वहां से पूरे विश्व के टाइम का निर्धारण होता है।
भारत का भी टाइम का निर्धारण तो है, और ग्रीनविच के माने तो ग्रीनविच की तुलना में भारत का जो टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है ना, 5.5 आगे आपका अहेड है ग्रीनविच मीन टाइम से। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि इंडिया में जो है 82.5 डिग्री ईस्ट से 82.5 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट से वो इंडिया से क्रॉस करता है, पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द एक्सटेंडेड मेरिडियन फॉर होल कंट्री, ये पूरे भारत के लिए लिया गया है। उसके बाद बता रहा है कि द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे, कहीं का भी भारत में यदि डे बड़ा हो रहा है नाइट के कंपेरिजन में, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है वो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यहाँ पे साउथ और नॉर्थ के यहाँ पे कंपेरिजन किया गया, चाहे साउथ की नॉर्थ की बात करें या आपको ईस्ट और वेस्ट की बात करें, नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें, तो साउथ में सनसेट जो है लेट होता है कंपेरिजन टू नॉर्थ में। उसके अलावा बात करते हैं आगे, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया और वर्ल्ड की बात करते हैं आप। हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें बता रहा है कि द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया का जो लैंड मास है उसका सेंट्रल लोकेशन है, यहाँ पे बता रहा है कि सेंट्रल लोकेशन जो है आपका बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ये ईस्ट और वेस्ट एशिया में इसका सेंट्रल लोकेशन है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट है उसका साउथवर्ड एक्सटेंशन है इंडिया का पोजीशन जो आपको बताया जा रहा है। उसके बाद बता रहा है कि द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द countries of Europe in west and the countries of East Asia provided the strategic central location of India। इसके बारे में बता रहा है कि जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स जो है वो इंडिया को कनेक्ट करता है वर्ल्ड के दूसरे भाग से, चाहे वो यूरोप हो या अदर कंट्री हो एशिया का। उसके बाद बता रहा है कि नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुलर protrudes into the Indian Ocean, thus helping India as a establish close contact with West Asia, Africa and Europe from western coast and with Southeast East Asia from the eastern coast। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से आप समझते हैं। इंडिया, हाँ यहाँ पे आपको बताया गया है क्लियर वे में, आपको यहाँ पे बताया गया कि ये जो आपका लोकेशन है ये सी रूट के माध्यम से बताया गया कि कैसे यूरोप से इंडिया का कनेक्शन है या एशिया की अदर जो कंट्री है उससे कैसे इंडिया का कनेक्शन है, सी रूट के माध्यम से भी। इसके अलावा लैंड रूट भी है जिसको हम लोग पासेस के माध्यम से बता रहे हैं कि पूरे पुराने जो इन्वेडर्स हुआ करते थे जो इंडिया में आते थे वो पासेस के माध्यम से इंडिया आते थे। उनका पर्पस अलग अलग होता था, चाहे वो ट्रेड पर्पस से है या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के पर्पस से है। यहां तक हम लोग पढ़े थे, यहां तक इंडिया इज एस्टैब्लिश क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। नो अदर कंट्री हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फिगर के माध्यम से भी बताया। इसके अलावा एक नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है कि नो अदर कंट्रीज अलोंग कोस्ट लाइन द इंडियन ओशियन इंडिया हैज एंड इंडीड। यानी यहाँ पे बता रहा है कि जितना बड़ा कोस्ट लाइन आपको इंडियन ओशियन से इंडिया का है उतना किसी दूसरे कंट्री के साथ नहीं है। सबसे बड़ा जो कोस्ट लाइन वाला जो एरिया वाला जो आपका कंट्री है वो आपका इंडिया है कंपेयर टू अदर वर्ल्ड की बात यहाँ पे हो रही है। इंडिया इमिनेंट पोजिशन ऑफ इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ ओशियन आफ्टर इट। यही कारण है कि इंडिया का नाम उस इंडियन ओशियन के नाम से पड़ा है या इंडिया के नाम से उस ओशियन का नाम इंडियन ओशियन पड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे देखा जा रहा है, डू यू नो सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड 7000 किलोमीटर। जैसे सुएज नहर का निर्माण हुआ, यानी सुएज नहर का निर्माण कब हुआ 1869 ईस्वी में, तब से इंडिया और यूरोप के बीच में जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर कम हो गया है।
आइए अगले पैराग्राफ में हम लोग पहुंचते हैं। India's connects with the world have contributed through ages, but her relationship through the land routes are much older than the maritime contacts. बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत आने वाला जो पहला यूरोपियन था वो था पुर्तगाली, जिसका नाम था वास्को ड गामा। वो 1498 में आया था भारत में, 1498 में आया था, और वो सी रूट के माध्यम से इंडिया में आया था। तो ये यही तक सीमित नहीं है, इसके पहले भी इंडिया का कनेक्शन वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से था, लेकिन वो किस रूट से था? वो था आपको लैंड रूट के माध्यम से, जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया भी है। उसके बाद बताया जा रहा है कि द वेरियस पासेज, अच्छा वो किस माध्यम से? लैंड रूट तो था, लेकिन किस माध्यम से वो बाहर आते थे? वो पासेस के माध्यम से आते थे, दर्रा के माध्यम से आते थे, माउंटेन के माध्यम से आते थे। माउंटेन के द्वारा वो रास्ता बना हुआ था और उस रास्ते के माध्यम से वो इंडिया में आते थे। The mountains in the north have provided passes to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time. बहुत दिनों तक सी रूट का पता नहीं चला था। सी रूट के माध्यम से लोग एक देश से दूसरे देश में नहीं जाते थे, तो उस समय क्या होता था? वो माउंटेन पासेस ही होता था एक देश से दूसरे देश में जाने का। इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, ट्रेड के दृष्टिकोण से, या कल्चर को स्प्रेड करने के दृष्टिकोण से एक देश के लोग दूसरे देश में जाया करते थे। उस समय भारत में भी बहुत सारे विदेशी आया करते थे। आपको गुप्ता पीरियड से लेकर के आपको मॉडर्न टाइम तक भी हम लोग इसको देख सकते हैं। These routes have contributed the exchange of ideas and commodities since ancient times. इसका मतलब ये है कि ये रूट जो था एक प्रकार का माध्यम था। किस चीज का माध्यम था? तो एक्सचेंज का माध्यम था। वो किस चीज का एक्सचेंज करते थे? आइडियाज का, कमोडिटीज का। कमोडिटीज में आपको सामान हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, चाहे वो मसाला हो, स्पाइसेस हो, या सिल्क हो, या कॉटन हो, जिसके लिए वो यहाँ पे आया करते थे। Since ancient times, the ideas of the Upanishads and Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numbers and the decimal system, thus could reach many parts of the world. केवल वो लोग ही कुछ नहीं लाते थे या देते थे, भारत ने भी विश्व को बहुत कुछ दिया है, चाहे वो डिसिमल सिस्टम हो, या पंचतंत्र की कहानी हो, या रामायण हो। रामायण जैसे ग्रंथ जो है पूरे विश्व का जबरदस्त ग्रंथ है। महाकाव्य में आता है रामायण, महाभारत। इसकी शुरुआत भारत में हुई। भारत ने विश्व को इस चीज का ज्ञान कराया। उपनिषद का ज्ञान जो है भारत ने कराया। ये डिसिमल सिस्टम का भी ज्ञान जो है भारत ने विश्व को कराया। इसके अलावा कमोडिटीज की जैसे मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि स्पाइसेस के लिए आते थे। मुसलिन क्या होता है? एक प्रकार का गुड क्वालिटी का ये कॉटन था, गुड क्वालिटी का ये कॉटन था, सिल्क था ये। एंड अदर मर्चेंटाइज वेर टेकन फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द डोम एंड मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया। इतना ही भारत ने केवल दिया ही नहीं, इसके अलावा भारत ने बहुत सारे ऐसे चीजों को विदेशियों से दिया जो आज भी भारत में पॉपुलर है। चाहे वो ग्रीक स्टाइल का स्कल्पचर मतलब समझते हैं आप लोग? स्कल्पचर का मतलब होता है ये जो कलाकृतियां हैं जो हाथ से बनाया जाता है, मूर्ति हो सकता है, आपको बिल्डिंग्स हो सकता है, ये सारे स्कल्पचर में आते हैं। आर्किटेक्चर जो डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर स्टाइल जो थे, वो चाहे यूरोप से लिया गया, चाहे वो दूसरे कंट्री से, यूरोप के दूसरे कंट्री से लिया गया। कैन बी सीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो भारत में कई तरह से दिखाई देते, चाहे वो मुगल का हो, चाहे वो यूनानी हो। सल्तनत पीरियड में भी आप देख सकते हैं कई तरह के डिफरेंट स्टाइल के आर्किटेक्चर बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के नेबर के बारे में, इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि इंडिया ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया का जो है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। इंडिया हैज 29 स्टेट्स, अब 28 स्टेट्स हो गए हैं, और 29 ये आपको 9 आपको यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। अभी 7 इसमें दिखाया जा रहा है, करेक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री, यहां बताया जा रहा है कि इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट, एंड चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन नॉर्थ, एंड म्यांमार, बांग्लादेश इन ईस्ट। ये चारों डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में भी बताया गया है, आपको नॉर्थ में भी बताया गया, नॉर्थ ईस्ट में भी बताया गया है, जिसको हम लोग फिगर के माध्यम से यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये आपको नॉर्थ वेस्ट में आपको पाकिस्तान के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान दिखाया जा रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे चाइना है, तिब्बत है। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आपको यहाँ पे बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बांग्लादेश है आपका। इसके अलावा यहाँ पे ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे म्यांमार भी है भारत के ईस्ट में। ये सब जो है नेबरिंग स्टेट्स है। जहां तक हम साउथ की बात करें जो कि सी के माध्यम से इंडिया से जुड़ा हुआ है, वो आपका श्रीलंका, यहाँ पे दिख रहा है ना श्रीलंका, ये इंडियन ओशन में ये आइलैंड है, ये आइलैंड है, श्रीलंका है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे श्रीलंका है। इसके अलावा मालदीव को भी देख सकते हैं यहाँ पे, इसी रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। ये आपका नेबरिंग कंट्रीज है। एग्जाम में आता भी है कि सी के माध्यम से कौन सा जुड़ा हुआ है, लैंड बाउंड्री से कौन कौन जुड़ा हुआ है, ईस्ट में आपका कौन सा कंट्रीज है, इंडिया के नॉर्थ में कौन सा कंट्रीज है, आपको वेस्ट में कौन सा कंट्री है, ये आपको फाइंड आउट करना रहता है। भूटान की बात करें, नेपाल और भूटान की बात करें, आइए जरा नेपाल और भूटान को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपको नेपाल का दिखाया गया है, यहाँ पे नेपाल है ये आपका। भूटान देखिए, यहाँ पे भूटान है, जस्ट यहाँ पे भूटान है आपका, ये आपका भूटान है, ये एरिया आपको भूटान में आता है। तो ये सब इंडिया का क्या है, नेबरिंग कंट्रीज है। आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है श्रीलंका के बारे में, मैंने भी आपको फिगर के माध्यम से बताया। श्रीलंका एंड मालदीव ये आपको साउथ में, इंडिया के साउथ में है, जो कि सी रूट से, सी माध्यम से जुड़ा हुआ है इंडिया से। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्टेट। काफी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा इस चीज को। इंडिया जो है डिवाइड होता है श्रीलंका से, एक नैरो चैनल है जिसका नाम है पाक स्टेट, या उसको गल्फ ऑफ मन्नार के नाम से भी जानते हैं। जबकि मालदीव जो है आइलैंड आर सिचुएटेड ऑफ द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। ये लक्षद्वीप आइलैंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लक्षद्वीप आइलैंड है, और ये मालदीव जो है यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लक्षद्वीप आइलैंड है आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जस्ट उसके नीचे आपको मालदीव दिखाया जा रहा है यहाँ पे। India has had a strong geographical and long historical links with her neighbors. इंडिया का जो है strong geographical link है, साथ ही साथ historical link भी है अपने नेबरिंग कंट्री के साथ, पड़ोसी से, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो। नेपाल से तो आज भी हर तरह के रिलेशन बना हुआ है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस में दिखाया जा रहा है, एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। ये कैसे, इतना के बावजूद भी कैसे एशिया से अलग है, या एशिया से कैसे कनेक्टेड है, किस माध्यम से एशिया से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, ये चीज आपको मैंने बताया। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। आप लोग इसके जो क्वेश्चन जो भी दिए हुए हैं उसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। नए वीडियो में हम इसके आंसर के साथ आएंगे, कुछ नए क्वेश्चन के साथ भी आएंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए।